फ्रेंड्स, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो अक्टूबर 2014 का है। और काठमांडू में 4 दिन बिताने के बाद हम लोग पोखरा में भी 4 दिन का हमारा प्लान था। हम लोग होटल में उस दिन पहुँचे थे पोखरा और बाहर निकले, हम लोग घूमने निकले तो देखा कि एक डबल स्टोरी एक हाउस है छोटा सा। उसके बाहर एक वाइट कपड़े का एक बैनर सा बांधा हुआ था, पेड़ों की 2 ब्रांचेस पे, और उस पे ब्लैक पेंट से कृपरी लिखा हुआ था। तो वहाँ पे एक सलवार कुर्ते में एक फॉरनर खड़ी थी। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी ये लगता है फ्रेंच वुमन है और ये यहाँ ऑथेंटिक क्रेप मिलेगा क्योंकि कृपरी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ। कहती मम्मी चलो खाने चलते हैं। तो ठीक है, हम लोग फिर गए। हम लोग तो उसने हमें आते हुए देख लिया, तो हमें रिसीव करने के लिए आई वो। और उसके हाथ गोद में एक छोटा सा बेबी था, बड़ा प्यारा सा। बेटी थी 4-5 महीने की और बेटा था करीब 3-4 साल का। और दोनों ही बच्चे अपनी माँ पे गए तो बहुत प्यारे से। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वहाँ कोई चेयर तो है नहीं बैठने की, क्योंकि सिर्फ 4 चेयर थी। उनमें 2 एल्डरली कपल जो फ्रांस से शायद आए हुए थे, फ्रेंच पीपल थे वो, और एल्डरली थे वो 4 उसमें बैठे थे। और एक एल्डरली मैन, मोटे से प्यारे से, वेरी क्यूट स्माइल, खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे। वो हमें भी देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो हमने उन्हें विश किया। उसने बताया, उस लेडी ने हमें बताया कि ये मेरे फादर हैं और उनसे मिलने के लिए उनके फ्रेंड्स फ्रांस से आए हैं। और अभी मेरे पेरेंट्स भी कल परसों ही मतलब 1-2 दिन पहले ही पहुँचे थे वो। तो बस ठीक है, नहीं क्या लोगे? तो मेरी बेटी ने कहा क्रेप। तो क्रेप तो था ही, क्रेपरी थे तो क्रेप ही खाना था। तो उसने फ्रेंच में वहाँ पे खड़ा था, बहुत ही पतला दुबला सांवला सा, और पता नहीं बाल भी उसके अजीब से, कपड़े भी उसके अजीब से, मतलब वो बहुत ही इमेशिएटेड लुक था। बहुत ही समझ नहीं आया वो कैसा, मतलब लग नहीं रहा था कि नेपाली है, लेकिन था वो नेपाली। तो बिल्कुल डिफरेंट नेपालियों से। तो फिर उसने कहा, उस फ्रेंच में उससे बोला कुछ। तो उसने पतीला उठाया क्रेप का, देखा उसमें जिसमें के बैटर था, देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं। हमने देखा चॉकलेट का कुछ हल्का सा एक पेस्ट नीचे सा तली में है बिल्कुल। उसने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, घोला और बना के, और पतला सा एक क्रस्ट बना के मेरी बेटी को लाया 50 रुपीज़ ना प्लीज़। तो माई डॉटर पेड 50 रुपीज़ टू हिम, ना प्लीज़ 50 रुपीज़। और वो तो क्रस्ट ही क्रस्ट था, वो तो इतना क्रिस्प था कि वो टूट रहा था, मतलब चूरा चूरा हो रहा था। उसने खाया, बड़ी तारीफ़ कर रही, बिकॉज वो सामने वो फ्रेंच वुमन थी, तो उस तारीफ़ तो करनी ही पड़ती। अच्छा है करते, उसने खा लिया, मैंने तो खैर नहीं लिया, तो था ही नहीं कुछ, तो क्या खाने लायक तो कुछ था नहीं। तो वो खा रही थी मेरी बेटी। फिर मेरी बेटी ने फिर 50 रुपीज़ का इंडियन करेंसी निकाली, उसके बच्चे के हाथ में रख दिया, छोटी बेटी के हाथ में, मेरी तरफ से करते हुए। तो फिर वो बड़ी खुश हुई उसकी मम्मी। तो उसके बाद वो हमने कहा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो उसने उसको की तरफ इशारा किया, और हमारा चेहरा मतलब अजीब सा हो गया। अमन कोई रिएक्ट नहीं कर पाए, हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। हम लोग मतलब लगा कि क्या कहें, मतलब मुंह खुला का ही खुला रह गया, समझ नहीं आया क्या कहें, मतलब हाँ या ना, अच्छा है बुरा है, मतलब वो कुछ समझ ही नहीं आया। और वो समझ गया हमारे एक्शन देख के। कहती कि मेरे फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं फ्रांस में, और हम लोग मैं अक्सर इंडिया घूमने आया करती थी, तो केरला में अक्सर आती थी। तो केरला में ही इसी होटल में छोटे वेटर था, तो वहीं हमारी जान पहचान भी 2-3 बार मिले, 2-3 बार विज़िट करी मैंने, तो 2-3 बार मिले। फिर उसके बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए, फिर हमने शादी कर ली। तो मेरे को लगा कि लव ब्लाइंड तो सुना है, कि इतना ब्लाइंड हो सकता है, ये तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही था। मतलब वो तो मतलब समझ नहीं आया क्या कह सकते हैं। और खैर एनीवेज़, फिर कहने लगी कि अभी मेरे पेरेंट्स आए मुझे लेने के लिए, मैं फ्रांस जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, और यहाँ उनकी पढ़ाई नहीं है, खाना पीने नहीं है, कुछ अच्छा ना कोई एटमॉस्फेयर है उनके पलने के लिए, कैसे पालूँ मैं उनको यहाँ, खर्चा पूरा नहीं होता हमारा, और बहुत मुश्किल से हमारा घर चलता है। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाल सकती, इस कंडीशन में नहीं पाल सकती, इतनी गरीबी में मैं वापस जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स इसलिए आए मुझे लेने के लिए। तो मुझे लगा कि एज इफ हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। यही चीज़ शायद उसके, जब उसने इस वेटर के साथ शादी करने की बात कही होगी, तो उसके पेरेंट्स ने भी उसको यही बोला होगा, और दिल दुहाई दी होगी उसके फ्यूचर की,
कि अपने फ्यूचर के साथ मत खिलवाड़ करो, मत करो, मत शादी करो। बट उसने सुना नहीं उस समय एक, और आज वही वो अपने बच्चों के लिए वही चीज़ वही रिपीट कर रही है, उनके फ्यूचर की बात कर रही है। खैर एनीवेज़, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम थी। थोड़ी देर उसने कहा कि मेरी मम्मी अकेले हैं, मैं जा रही हूँ ऊपर। जैसे ही वो गई, वो दौड़ता हुआ फट से हमारे पास आके बैठ गया उसी लॉन में। कहला क्या कह रही थी? हमने कहा, वो कह रही कि वो वापस जा रही है फ्रांस वापस, उसके पेरेंट्स आए। कहते हाँ, मेरी सास आई हुई है, जब से आई है वो नीचे नहीं उतरी है, ना मेरी शक्ल देखना चाहती है। वो भी 2 दिन पहले ये लोग पहुंच चुके हैं, उसने आज तक मुझसे बात नहीं करी है, वो बहुत चिढ़ती है मेरे से, और इसीलिए नीचे नहीं आया। उसको शर्म आती है कि उसका दामाद ऐसा है, अपने जो ये फ्रेंच हैं उनके साथ। तो हमने कहा, हम समझ गए, हम ये तो होता ही है, ऐसा होना ही है, कौन सास पसंद करेगी उसका दामाद ऐसा हो। तो इससे कह रहे वो नहीं पड़ी रही है, और फिर कहने लगा कि ये लोग जा रहे हैं और ये मैं तो नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम भी जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी वाइफ है। वो कह तो रही थी कि हमने कहा तुम नहीं जाना चाहते। तो कहता कि मैं क्यों जाऊँ, वहाँ गया था पिछले बार शादी के बाद, मुझे लेके गए, 6 महीने रहा। इसके भाई ने मुझे एक होटल में लगा दिया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक मैं वहाँ पूरे पूरे दिन काम करता था। इतना काम करवाते थे मुझसे, मैं थक गया काम करके। 6 महीने करते करते मैंने फ्रेंच सीखी वहाँ, और भी कुछ कुज़ीन बनाने सीखे, कुछ नई डिशेस बनाने सीखी, पर बहुत हो गया। अब मैं नहीं रहना चाहता, अब मैं वापस जा रहा हूँ। मैं वापस आ गया इंडिया। मैंने कहा मैं अब नहीं रहूँगा। वापस आया तो साथ में ये भी मेरे साथ आई, बच्चे भी मेरे साथ आए, और मतलब बच्चे तो खैर यहीं हुए, वो मेरे साथ वापस आ गई। और फिर उसके बाद अभी ये लोग जा रहे हैं, तो मैं जाने दो इनको, और ये जब चले जाएंगे तो मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ। ये तो मकान तो मेरे को 10,000 रुपये मुझे पता है कि मैं कैसे देता हूँ इसका किराया, बहुत मुश्किल से दे पा रहा हूँ। कुछ हमारी इनकम तो है नहीं, लेकिन तभी मैं कैसे भी कर्जा ले लेकर इस मकान का किराया देता हूँ। अब ये लोग चले जाएंगे तो मकान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो किसी मंदिर में चला जाऊँगा रहने के लिए, रात में वहीं शेल्टर में रहूँगा मंदिर में, और सुबह प्रसाद खा लिया करूँगा। अक्सर भंडारे होते रहते हैं, लोग खाना बांटते हैं, वही खा के मेरा पेट भर जाएगा, मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो बड़े आराम से रह सकता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी। और ऐसे ही मैं तो अपना यहीं रहूँगा, मैं तो बहुत अच्छे से हूँ यहाँ। तो मुझे लगा कि कितना निकम्मा आदमी है, अच्छा है ऐसा निकम्मे हस्बैंड को छोड़ रही है वो, और इससे तो ना होना भला। तो बस वही मेरे को भी लगा बहुत सही कर रही है वो, अपने पेरेंट्स के साथ वापस जा रही है। चाहे उसने पहले जो एक गलती करी, उसी गलती को अभी सुधार तो रही है, कम से कम अपने बच्चों की खातिर। और ये आदमी ये कभी नहीं सुधरेगा। थैंक यू सो मच।